Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So we completed this chapter yesterday. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me. No, ma'am, no problem. No, ma'am. What about others? बाकी बच्चों को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Oh, okay. Now, are you able to see the screen? Yes, ma'am. So we'll discuss the takeaway points of this chapter as you don't have any problem in any topic. Okay. Soviet system, the Union of Soviet Socialist Republics, USSR, came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. ये existence में आया था रशिया के अंदर 1917 में. The revolution was inspired by the ideals of the socialism and the need of an egalitarian society as opposed to the capitalism. अब ये revolution शुरू हुआ था कब? Socialism के ideals जो थे उससे inspired था ये, और यहाँ पर ये लोग डिमांड कर रहे थे कि egalitarian society की, यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म के खिलाफ थे. After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. Second World War के बाद में जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो किसके अंडर में थी? सोवियत आर्मी के अंडर में थी. वो लिबरेट हुई, आजादी मिली उनको इन फोर्सेस से, ठीक है, जो कंट्रोल में थी यूएसएसआर के. There was change in the economic and political system of the USSR. और उस जब वो आजाद हुए तो वहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो था यूएसएसआर का वो चेंज हुआ. Then the Soviet economy became more developed than the rest of the world except the USA. वहां की जो सोवियत इकोनॉमी थी वो और डेवलप्ड हुई, ठीक है, यूएसए को छोड़ करके बाकी सबसे जो वर्ल्ड में जगह थी वहां से ज्यादा ये लोग डेवलप हुए. However, the Soviet system became very bureaucratic and authoritarian. हालांकि सोवियत सिस्टम जो है वो काफी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन यानी आधिकारिक और लीगल हो गया था. इट मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स. और वहां के लोगों की जिंदगी जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गई थी. In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. अब यहाँ पर वेपन्स की नजर से देखा जाए तो सोवियत यूनियन जो है उन्होंने पूरा मैच किया था यूएस को हर समय में, लेकिन उस चीज को मैच करने के लिए इनको काफी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी. सोवियत सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. Then we have Gorbachev and the disintegration of the USSR. USSR के जब टुकड़े हुए थे तो गोर्बाचेव जो थे उन्होंने किस तरीके से वहां की चीजों को कोशिश करी थी सुधारने की. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform the system. अब क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वाली चीज चल रही थी, वन पार्टी रूल वाली चीज को ये लोग फॉलो करते थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने उस पार्टी के सोवियत यूनियन के 1985 में, तो इन्होंने कोशिश करी कि सिस्टम को बदला जाए, रिफॉर्म किया जाए. He introduced economic and political reform policies of perestroika, restructuring, and glasnost of openness, but later his policies were criticized. इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए पॉलिसीज बनाई, रीस्ट्रक्चरिंग की और ओपननेस की, लेकिन बाद में जाकर के इन्हीं पॉलिसीज की काफी निंदा की गई, काफी इनको क्रिटिसाइज किया गया. A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people did not want the old style rule of the Communist Party and wanted freedom. अब यहाँ पर एक कूप जो है वो चीज वहां पर होती है, यानी कि लोगों का प्रदर्शन होता है, एक तरीके से इकट्ठे होता है लोग 1991 के अंदर, और उन्हें ही इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया था. कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स है जो इस चीज से बिल्कुल भी एक तरीके से अग्री नहीं करते थे, उन्होंने वो लोग पुराने स्टाइल के जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल किया करती थी वो नहीं चाहते थे, वो वापस से वैसा ही हो, और वो लोग आजादी चाहते थे.
Russia, Ukraine, and Belarus, the three major republics of the USSR, declared in December 1991 that the Soviet Union was disintegrated. अब ये तीन जगह जो है यहाँ के ये मेजर रिपब्लिक्स थे उस समय के, और यहाँ पर इन लोगों ने डिक्लेयर किया दिसंबर 1991 में कि सोवियत यूनियन जो है उसके टुकड़े हो चुके हैं. Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. अब यहाँ पर जिस चीज की शुरुआत में 1917 में जिस चीज के खिलाफ ये काम कर रहे थे, वही चीज को ये 1991 के अंदर सपोर्ट करने लगे और उसी चीज को ये अडॉप्ट करने लगे, यानी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, जो कि बेसिकली यूएसए के अंदर ज्यादा तरीके से फॉलो अप हो रही थी. समझ में आया इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके. रीजंस फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन. अब क्या कारण रहे जिसकी वजह से यूएसएसआर के टुकड़े हुए? कई सारे रीजंस है यहाँ पर जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ. अब वो पॉइंट्स पढ़ते हैं. There are several reasons which led to the collapse of the Soviet Union. These were internal weaknesses of Soviet political and economic institutions failed to meet the aspirations of the people. अब जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि ये लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी चीजों की. लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी. ये जो चीज मैच कर रहे थे वहां से यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सोवियत सिस्टम के अंदर लोगों की जिंदगी जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गई थी. तो जब सोवियत रिपब्लिक्स छूटे, आजादी मिली उनको, लिबरेट हुए, तो वहां पर उसका रीजन ये रहा कि ये लोग, यहाँ के लोगों की सिटीजन्स जो थे, उनकी एस्पिरेशंस जो थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी, उनको प्रॉपरली चला ही नहीं कर पा रहे थे, उनको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे. यहाँ इंटरनल काफी वीकनेसेस थी, काफी कमियां थी इनके पॉलिटिकल सिस्टम में भी और इकोनॉमिक सिस्टम में भी. The economy of the Soviet Union became stagnant. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये समय टू टाइम जो है यूएसए से मैच करता रहा है अपने वेपन्स वगैरह, आर्म्स और अम्युनिशन वाली चीजें. तो कैसे मैच करेगा जब अपने जितने भी इनके पास में फंड्स होंगे, जितना भी इनका प्रोडक्शन हो रहा होगा, जो भी फायदा मिल रहा होगा, वो सारा उठा करके सीधे ये वहां पे लगा देता था. ठीक है, वहां पर लग जाती थी सारी चीजें, पैसा सारा वहां इन्वेस्ट हो जाता था, लोगों की भलाई हो नहीं पाती थी, लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए कुछ हो नहीं पाता था. तो ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो काफी स्टेगनेंट हो गई थी. इकोनॉमी जो है सोवियत यूनियन की वो स्टेगनेंट थी, यानी कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था. सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, यानी कि ये सारी जो अपनी इकोनॉमी थी, आर्थिक जो भी फायदा मिलता था रिसोर्सेज से, ये सारा न्यूक्लियर और मिलिट्री को मेंटेन करने में लगा देती थी. The Soviet Union too became stagnant due to the rampant corruption, the unwillingness to allow more openness in the government, and the centralization of authority in a vast land. और एक कारण ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन था. यहाँ पे लोग बाग जो है ओपननेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे. सरकार जो थी बेसिकली वो ओपन नहीं होना चाहती थी किसी भी तरीके से नए आइडियाज के लिए. और यहाँ पे सारी जो पार थी, इतनी बड़ी जो इनका लैंड है, उसकी सारी सेंट्रलाइजेशन एक अथॉरिटी के पास में थी. इस वजह से यानी अधिकार जो है वो सिंपल एक जगह पे ही था. तो ये कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी इनकी. A section of the society was not happy with the reforms of Gorbachev. It was believed that the reforms introduced by Gorbachev were at a very slow pace. अब यहाँ पर कुछ ऐसा समाज भी था, सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा भी था जो गॉर्बाचेव, जो उनके जनरल सेक्रेटरी बने थे 1991 के अंदर, वो कोशिश कर रहे थे चेंज करने की, वहां पर वो उससे अग्री नहीं करते थे. और ये माना जाता था कि गॉर्बाचेव की जो नई पॉलिसीज वो लेकर के आए हैं वो बहुत ही धीमी गति से काम कर रहे हैं. Another reason for the collapse of USSR was the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic रिपब्लिक्स. दूसरा रीजन ये था यूएसएसआर के टुकड़े होने का कि यहाँ पर देशभक्ति वाली चीज जो थी वो बहुत ज्यादा उठ रही थी और लोग बाग सोवरेन होना चाहते थे, यानी खुद से रूल करना चाहते थे, यानी डेमोक्रेसी वो लागू करना चाहते थे. और ये चीज सबसे ज्यादा कहाँ उठ रही थी? रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स में. इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. फिर हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. क्या सर्कमस्टेंसेज रहे जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर? There are many consequences of disintegration of USSR. They are as follows.
It led to the end of the Cold War confrontations. जो Cold War के समय की confrontations चल रही थी वो खत्म हो गए. There was no dispute of socialist ideology and capitalist ideology. Cold War क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी. यूएसएसआर जो थे वो अलग विचारधारा वाले थे, यूएसए वाले जो थे वो अलग विचारधारा थे. जब एक ही चीज, जो एक ब्लॉक है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़े हो गए उसके, तो उनकी आइडियोलॉजी वाली चीज भी, जो डिस्प्यूट था आइडियोलॉजी को लेकर के, वो भी खत्म हो गया. Power relations in world politics change, and thus it led to the change in the relative influence of ideas and institution. अब जो पावरफुल रिश्ते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो भी बदले, जो प्रभाव उनका आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस पे पड़ा करता था वो भी चेंज हो गया. The US became the sole superpower, which also backed the capitalist economy, making it the dominant economic system internationally. अब एक सुपर ब्लॉक जो था वो टूट चुका था, तो दूसरा वाला जो था वो अपने आप में एक लौता सुपर पावर बन के रह गया. उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को काफी बढ़ावा दिया, वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बना पूरे वर्ल्ड के लिए. The end of Soviet bloc paved way for the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and choices. Soviet bloc के टूटते ही इसने काफी रास्ता बना दिए थे जो नई कंट्रीज बनी थी उनके लिए. ये सारी कंट्रीज जो थी खुद से इंडिपेंडेंटली अपने एस्पिरेशंस और चॉइसेस को पूरा करना चाहती थी, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी. The international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic and political difficulties. हर इंटरनेशनल सिस्टम आया था उसमें नए प्लेयर्स अब ऐड हुए थे, सबकी अपनी अपनी पहचान थी, अपने इंटरेस्ट थे, अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दिक्कतें थी. समझ में आया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am. Then shock therapy in post-communist regimes. अब क्या हुआ था? The model of the transition in Russia, Central Asia and East Europe from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system, which was influenced by the World Bank and the IMF, came to be known as shock therapy. अब यहाँ पर चेंजेस आ रहे थे रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर, क्योंकि ये सब पहले यूएसएसआर के अंडर थे, वो अब वहां से छूट चुके थे, आजाद हो चुके थे. तो अधिकार जो है, जो पहले सोशलिस्ट सिस्टम के पास था, यानी जो सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था वो बदल के अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ रहा था. और इस पर असर किसका पड़ रहा था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, जो एक नाम कैसे चुना गया, एज इन शॉक थेरेपी जो है उसके तरीके से वो वहां पर फेमस हुआ, क्योंकि इनका जो असर है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो बदलाव आ रहे थे उस पर इनका असर बहुत पड़ रहा था. और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है बेसिकली वो यूएसए पे बेस्ड था. तो एक तो उनकी आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो अप कर रहे थे, और उन्हीं की ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये फंड्स वगैरह दे रहे थे, उनका असर उन चीजों पर पड़ रहा था. This process of transition was due to the collapse of communism. और ये ट्रांजिशन क्यों आ रहा था? क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो गिर चुका था. There was a need to make a total shift to capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. यहाँ पे जरूरत थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरी तरह शिफ्ट हो, और पूरी तरह से जो इनका स्ट्रक्चर हुआ करता था सोशलिस्ट वाला, सोवियत पीरियड के अंदर जो बहुत अच्छा सा फ्लरिश हुआ था, उसको जड़ से निकाल करके हटाया जाए. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. अब जो इनका पहले जिस तरीके से ये एक्सटर्नल अफेयर्स जो थे इनके इकोनॉमी को लेकर के उनमें डील किया करते थे, अब उनमें भी काफी ड्रास्टिक चेंज आया था. और ये भी शॉक थेरेपी की अंडर ही रखा गया है इस कैटेगरी को भी. It also involved a breakup of existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. अब इसके अंदर जो पहले से ये लोग चला रहे थे, ट्रेड किया करते थे, जो ट्रेड सिस्टम था, जो इनके सपोर्टिव, एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्टिव कंट्रीज जो हुआ करती थी, अलायंस सपोर्टिव उनको ब्लॉक को जो फॉलो अप किया करते थे, वहां पर भी अलग चीजें हुई. जो पहले सोवियत ब्लॉक के अंडर थे उनमें भी काफी दिक्कतें आई. मतलब वो कंट्रीज जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, उनमें भी काफी बदलाव आए. इस शॉक थेरेपी पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No. No, ma'am. अब शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो देख लेते हैं. The shock therapy brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. शॉक थेरेपी जो है वो काफी
बर्बादी लेकर के आई इकोनॉमिकली, और काफी दिक्कतें हुई उस पूरे इंटायर रीजन के लोगों पर। द वैल्यू ऑफ द रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली, यहाँ की जो रशियन करेंसी थी रूबल, उसके भाव एकदम गिर गए, वैल्यू इसकी घट गई एकदम। पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने की वजह से लोग बाग जो है उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। The government withdrew subsidies which pushed a large section of people into poverty. सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे जो चीजें पहले प्रोवाइड करा रखी थी वो उन्होंने खत्म कर दी। इससे काफी ज्यादा सेक्शन के जो लोग थे उनको गरीबी में आना पड़ा, पोवर्टी में आना पड़ा, एज इन कि वो गरीब हो गए। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, और जो मिडिल क्लास थे समाज के अंदर अलग चीजों के अंदर पुश्ड हो गए थे, यानी उनको अलग चीजों से डील करना पड़ रहा था। The construction of the democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. अब यहाँ पर सारी चीजें ये लोग कर रहे थे, ठीक है, शॉक थेरेपी के बाद में डेमोक्रेसी अपना रहे थे, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। अब सारी चीजें ये वेस्टर्न कंट्रीज यानी बेसिकली जो यूएसएसआर यूएसए जो जिस चीज को ये सपोर्ट करता था वही चीजों को ये लोग फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनका ध्यान जो है मेन चीज पर नहीं जा रहा था, और वो था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये उसी चीज जिस चीज को ये फॉलो अप करना चाह रहे हैं, जिस पे बेस्ड इनका सब काम हो रहे हैं, उसी को ये लोग क्या कर रहे थे, उन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा था, ना ही एक उस चीज को ज्यादा ये प्रायोरिटी दे रहे थे कि इनको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उसकी भी कोई चीज को ये ध्यान नहीं दे रहे थे। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2010 years after their independence. The reason for the revival was the export of natural resources like oil, natural gas, and minerals. अब अधिकतर जितनी भी इकोनॉमीज थी यूएसएसआर के जो टुकड़े हुए थे और उनमें जितनी भी अलग अलग रीजन बने थे, कंट्रीज जो थी आजाद हुई थी, उनमें स्पेशली रशिया जो है वो 2000 यानी साल 2000 के अंदर 1991 से 10 साल बाद 2000 के अंदर यहाँ पर ठीक हुआ, इसने अपनी इकोनॉमी को ठीक करा। और रीजन ये था कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो एक्सपोर्ट कर रहा था, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या मिनरल्स हो, तब इसने अपनी कंडीशन सुधारी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। Then tensions and the conflicts in former Soviet republics. अब क्या tensions हुई थी, और जो पहले सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करते थे उनके बीच में क्या conflicts हो रहे थे? There were tension and conflicts in most of the former Soviet republics and many have had civil wars and insurgencies. अब क्या हुआ था यहाँ पर, ये आजाद तो हो गए थे लेकिन इनके बीच में conflicts हो रखे थे, लड़ाइयाँ हो रखी थी, विद्रोह हो रखा था, और इंटरनल लड़ाइयाँ चल रही थी जिसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. अब यहाँ पर दो रिपब्लिक्स जो थे रशिया के, उनके नाम दे रखे हैं। यहाँ पर अलग तरह का secessionist यानी रेवोल्यूशनरी चीजें हो रही थी, मूवमेंट्स चल रहे थे। Tajikistan witnessed a civil war for almost 10 years till 2001. The region had many sectarian conflicts. अब तजाकिस्तान जो है वहां पर भी सिविल वॉर चला, लगभग 10 साल तक चला, 2001 तक चला, और उसके अंदर भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। Central Asia to become a zone of competition between outside powers and oil companies. Central Asia जो है वो भी एक ऐसा जोन बन गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था बाहर की जो पावर थी उससे और जो इनकी ऑयल कंपनीज थी उससे। Czechoslovakia was divided into two, the Czechs and the Slovaks, thus forming independent countries. Czechoslovakia के भी दो टुकड़े हो गए थे, Czechs और Slovaks, और वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह एग्जिस्ट करने लगे थे। Yugoslavia broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina declaring independence. यूगोस्लाविया जो था उसके भी कई सारे अलग अलग टुकड़े हो गए थे, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, इन्होंने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ये आजाद हैं। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के बीच में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No problem. No, Then ma'am. Then we have India and the post-communist countries. India maintained a cordial relationship with all the post-communist countries. The strongest relation of India is still with Russia. इंडिया ने
सबसे अच्छे रिश्ते निभाए कम्युनिस्ट कंट्री से भी, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से भी, और उसके सबसे अच्छे रिश्ते जो है रशिया से रहे हैं। Indo-Russian relation is an important aspect of India's foreign policy. Both the countries share a vision of multipolar world order. इंडो रिलेशन रशियन रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं कि सबको इक्वल, सारे देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंडिया गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। इंडिया को फायदा मिला है रशिया से, भले वो कश्मीर मुद्दे पे बात हो, एनर्जी सप्लाई पे हो, सेंट्रल एशिया के एक्सेस मिलने पर हो, या इसके चाइना से रिलेशन को कैसे बैलेंस करना है उस पर हो। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। रशिया को फायदा क्या है इंडिया से कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स का मार्केट है, रशिया वेपन्स बना करके इंडिया को बेचता है। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और दोनों ही कंट्रीज जो है उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे अग्री कर रखा है, कोलैबोरेट कर रखा है। इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, सो दैट्स No, इट फॉर ma'am. टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू द टेक अवे पॉइंट्स इन टुमारोज क्लास। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। Thank you. Okay.